अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसको डिस्कस करेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ये हार्ट और ब्लड वेसल्स के ऊपर मुश्तमिल है। हार्ट एक पंप का काम करता है, ब्लड को ये पंप करता है, और जितनी भी उसके साथ ब्लड वेसल रिलेट हैं वो ब्लड को ऑर्गन्स में लेके जाती हैं, और यही ब्लड वेसल्स ऑर्गन से वापस हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आती हैं। अब ये जो सिस्टम है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसका काम ऑक्सीजन को सप्लाई करना, न्यूट्रिशन को सप्लाई करना, और जितने भी एसेंशियल सब्सटेंस हैं उनको ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में सप्लाई करना है। और कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल्स जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसके अलावा जो टिश्यूज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट होते हैं, उसको वापस लेके आना होता है। इस लेक्चर में बेसिक एनाटॉमी ऑफ हार्ट इसको डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रक्टाइल यूनिट इसको डिस्कस करेंगे, बेसिक पेस मेकर क्या है इसको डिस्कस करेंगे, कंडक्टिव सिस्टम को, हार्ट के एक्शंस को, ब्लड वेसल्स को, इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। अब ये एक हार्ट है जो कि 30 ईयर ओल्ड वुमेन का है। ये इंटीरियर एस्पेक्ट है, इंटीरियर से इस तरह नज़र आता है, और अगर इसको पोस्टीरियर से देखें तो ये इस तरह नज़र आता है। तो ये एक ओरिजिनल हार्ट की एक पिक्चर है, उसमें ये आपको डिफरेंट इसकी ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं जो इसके साथ लिंक कर रही हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट इसके चैम्बर्स हैं, और डिफरेंट ये आपको यहाँ आर्टरीज भी नज़र आ रही हैं। अब ये हार्ट ये लोकेट करता है इस जगह पे, ये लंग्स के दरमियान थ्रोसिक कैविटी के अंदर डायफ्राम से ऊपर, ये हार्ट की लोकेशन है। अब यहाँ एक क्लियर वे से हार्ट को शो कराया गया है। अब ये जो इसका आपको ब्लू ब्लड वेसल नज़र आ रही है, ये है सुपीरियर वेना केवा, जो नेक से ऊपर से ब्लड लेके हार्ट की तरफ आती है। और ये जो आपको ब्लड वेसल नज़र आ रही है, एओर्टा है, ये हार्ट से ब्लड लेके बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। और ये जो आपको नज़र आ रही है, ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके ये लंग्स में लेके जाती है ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो। ये इस जगह पे लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, इस जगह पे राइट वेंट्रिकल होता है, इस जगह पे राइट एट्रियम होता है, और इस जगह पे लेफ़्ट एट्रियम होता है। तो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। जो राइट साइड वाला हार्ट है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल पे मुश्तमिल है। जो लेफ़्ट साइड वाला हार्ट है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम पे मुश्तमिल है। तो इस तरह ये 4 चैम्बर्स हैं। राइट साइड वाली जो राइट हार्ट है वहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और जो लेफ़्ट साइड है वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये हार्ट का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये आपको ब्लड वेसल नज़र आ रही हैं, ये ऊपर से ब्लड लेके आ रही हैं, ये नीचे से लेके आ रही है। तो ये ऊपर से ब्लड लेके आ रही है बॉडी के, वो सुपीरियर वेना केवा है। जो नीचे से ब्लड लेके आ रही है वो इन्फीरियर वेना केवा है। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये जो पोर्शन है ये वाला राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम को जिस तरह का होता है इस तरह जो राइट वेंट्रिकल है वो इस तरह का होता है। इस जगह पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व इसलिए कहा गया है कि यहाँ जो कस्प होंगे वो 3 होंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये वाली, ये कॉर्डे टेंडेनी कहते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स ब्लड आता है हार्ट के अंदर, और उसको ये वाल्व यहाँ होता है, वो ब्लड को आगे लेके जाता है राइट वेंट्रिकल की तरफ और राइट एट्रियम। तो ये यहाँ जो आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है इसे कॉर्डे टेंडेनी कहते हैं। ये कॉर्डे टेंडेनी ये काम करते हैं कि ये जो वाल्व होता है इसको क्लोज और ओपन कराते हैं। जब ब्लड वेंट्रिकल में आना होता है तो ये ओपन हो जाता है, जब वेंट्रिकल में रोकना हो तो ये क्लोज हो जाता है। ये वाली जो आपको लेयर नज़र आ रही है, ये वाल नज़र आ रही है, इसे कहते हैं सेप्टम। अब ये वेंट्रिकल के बीच है इसलिए इसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ये वाली
एट्रियम के बीच है, तो इसलिए इसे ये इंटर एट्रियम सेप्टम कहते हैं। ये सेप्टम, ये जो चैम्बर्स हैं उनको आपस में सेपरेट करते हैं। पैपिलरी मसल यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये जो कॉर्डेट टेंडेनी थ्रेड्स हैं जो वॉल्स को क्लोज और ओपन करते हैं, तो उनको ये उनकी जो स्ट्रेचिंग है, कंट्रैक्शन है, उसके अंदर हेल्प करती है। इस जगह पे बाइकस्पिड वाल्व होता है क्योंकि इसके कस्प दो होते हैं कस्प, इसलिए इसे बाइकस्पिड वाल्व कहा गया है। ये एक पाथवे दिखाया गया है कि किस तरह ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है, फिर हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है, और फिर किस तरह ये बॉडी के अंदर जा रहा है। अब यहाँ ये देखें कि ये इस जगह पे राइट एट्रियम है, ब्लड आएगा इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये फिर राइट वेंट्रिकल की तरफ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर ये पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए लंग्स में चला जाएगा। यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व है, तो यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरीज को लेके लंग्स में चली जाएगी। लंग्स में जाके ये फिर ये इस साइड वाले लंग्स में जा रहे हैं, ये इस साइड वाले लंग्स में जा रहे हैं, तो ये सेपरेट हो जाती है, दो पोर्शन इसके हो जाते हैं ब्लड के, और ये दोनों लंग्स के अंदर इसको सप्लाई कर दिया जाता है। लंग्स के अंदर इनकी ऑक्सीजनेटेड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है और वो एक्सहेल हो जाती है बॉडी से, और यहाँ कैपिलरी बेड्स हैं एल्वुलाई पे, जिन पे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन को इंटर किया जाता है, जो रेड ब्लड सेल हैं वो ऑक्सीजन को गेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। अब ये यहाँ से ब्लड वापस आएगा पल्मोनरी वेन के ज़रिए। पल्मोनरी वेन लेके आएगी ब्लड को वापस किस जगह पे, लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। लेफ़्ट एट्रियम से फिर ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये जो एओर्टिक वाल्व हैं इस जगह पे चला जाता है, और एओर्टा से ये फिर बॉडी के हिस्सों में चला जाता है। अब ये एओर्टा ये बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे जिसमें ब्रेन शामिल है, हेड शामिल है, तो यहाँ के ऊपर वाले ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड की सप्लाई हो रही है, और ये एओर्टा ये जो लोअर पोर्शन है बॉडी का, लोअर ऑर्गन्स हैं, वहाँ ब्लड सप्लाई करता है। अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड जाता है, और वहाँ ये कैपिलरी बेड होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन वगैरह पहुँचाई जाती हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ से ये रिमूव होती हैं, जिस वेस्ट में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ये इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा वापस ब्लड के अंदर ले आती है। अब यहाँ इस स्लाइड के अंदर इसकी डिफरेंट जो लेयर्स हैं हार्ट की उसको शो कराया गया है। जैसे पेरिकार्डियम है, इसे हार्ट को सराउंड किया होता है, पेरिकार्डियम में डबल वाल ये सैक होती है। अब पेरिकार्डियम है, इसकी लेयर्स होती हैं, उसमें एक फाइब्रस पेरिकार्डियम है, उसके बाद सीरस पेरिकार्डियम है। तो ये दो लेयर्स जो है ये इसके ऊपर ये मुश्तमिल होता है। ये ऊपर वाली जो होती है ये फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है, और नीचे वाली होती है ये सीरस पेरिकार्डियम होती है। सीरस पेरिकार्डियम ये फिर दो लेयर्स पे मुश्तमिल है। उसमें एक पैरिटल लेयर होती है जो कि इनसाइड को लाइन करती है, जैसे ये इसकी इनसाइड स्ट्रक्चर है। विसरल लेयर्स है, ये हार्ट की सरफेस को कवर करती है। अब इन दोनों जो लेयर्स होती हैं इनके अंदर एक सीरस फिलेट होता है जो हेल्प करता है, ये इसकी जो फ्रिक्शन है उसको रोकता है। इसके बाद ये एपिकार्डियम लेयर है जो कि एक थिन लेयर होती है, स्केमस एपिथेलियल सेल्स इस पर मुश्तमिल होती है, हार्ट के सरफेस को कवर करती है। इसको विसरल लेयर भी कहा जाता है। अब ये जो एपिकार्डियम होती है ये लिंक करती है मायोकार्डियम के साथ, ये मायोकार्डियम के साथ ये मिली होती है। अब मायोकार्डियम ये जो कार्डिक मसल है इसके ऊपर ये कंसिस्ट करता है, और ये मिडल लेयर होती है इसकी। अब ये जो लेयर्स हैं जिसमें एंडोकार्डियम है, एपिकार्डियम है, तो ये लेयर उन सब में ज़्यादा थिक होती है। उसके बाद एंडोकार्डियम है, ये जो इनर सरफेस है हार्ट की उस पे ये कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है इनर सरफेस पे। इसने जो है ये चैम्बर्स को कवर किया होता है, इसने वॉल्स को कवर किया होता है, और स्केमस एपिथेलियल सेल्स
उनसे मिलके बनी होती है। 3 लेयर जो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, इनको हमने डिस्कस किया। जो फर्स्ट लेयर है वो पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम जो फाइब्रस लेयर है उससे मिलकर बना होता है। इसके अलावा सीरस लेयर है, इससे मिलकर बना होता है। अब ये जो फाइब्रस लेयर है ये आउटर सरफेस पे होती है और उसके इनर सरफेस के अंदर सीरस लेयर होती है। फाइब्रस लेयर ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया ये उसके साथ लिंक करती है लार्ज ब्लड वेसल्स के साथ। ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, उससे जाके ये मिलती है। और ये नीचे से डायफ्राम जो है उसके साथ मिली होती है। अब इसकी जो फाइब्रस नेचर होती है उसकी वजह से ये हार्ट की जो ओवर स्ट्रेचिंग है उससे ये बचाती है। इनर सीरस लेयर जो है ये पैरिटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम इसके ऊपर मुश्तमिल होती है। अब ये जो पैरिटल पेरिकार्डियम है ये आउटर लेयर होती है और ये लिंक करती है फाइब्रस लेयर के साथ। अब विसरल पेरिकार्डियम है ये विसरल पेरिकार्डियम, इसको एपिकार्डियम भी कहती हैं, ये मायोकार्डियम के साथ लिंक करती है जाके। अब ये जो दोनों लेयर्स होती हैं सीरस मेम्ब्रेन, ये फ्लैटेंड एपिथेलियल उससे मिलके बनी होती है और पेरिटल और विसरल पेरिकार्डियम ये इनके बीच में थिन स्पेस होती है जिसे पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। इसके अंदर फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड हार्ट की स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर फ्रिक्शन को रोकता है। ये मायोकार्डियम ये सेंटर वाली लेयर होती है कार्डिक मसल में। अब ये जो कार्डिक मसल है ये मेन इससे बना होता है और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब ये स्ट्राइएटेड होता है, इसकी जो मसल होता है ये स्ट्राइएशन इसके अंदर होती है। अब इसका ये जो कंट्रोल होता है वो इनवॉलंटरी होता है, हम इसको खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। ये खुद ब खुद कंट्रोल हो रहा है और इसके साथ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अटैच है जिसने इसकी जो मूवमेंट है इनवॉलंटरी को कंट्रोल किया हुआ है। इसको हम अपनी विल के साथ हार्ट के मसल की जो मूवमेंट है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, उसको हम नहीं रोक सकते। अब इसके अंदर जो फाइबर होता है वो कंट्रैक्टाइल फाइबर होता है, पेस मेकर फाइबर होता है और इसके अलावा कंडक्टिव फाइबर इसके अंदर होता है जिसको हम आगे बारी बारी डिस्कस करते हैं। कंट्रैक्टाइल यूनिट, अब ये जो आपको मसल नज़र आ रहा है ये हार्ट का मसल है, कार्डिक मसल इसे कहा जाता है। ये आपको इसके अंदर स्ट्राइएशन नज़र आ रही है, ये स्ट्राइएटेड मसल होता है और ये इनवॉलंटरी मसल होता है। इसको हम खुद मूव नहीं कर सकते, जैसे हम स्केलेटल मसल को मूव कर लेते हैं इस तरह हम इसको मूव नहीं कर सकते। अब इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलेमा कहते हैं और उसके अंदर मायोफिब्रल्स होते हैं और इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। मसल प्रोटीन्स इसके अंदर होती हैं जिसके अंदर एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन इसके अंदर होती हैं। अब ये जो कार्डिक मसल है ये तो सार्कोटेबुलर सिस्टम की तरह ये एक होता है, इस तरह एक स्केलेटल मसल होता है। अब ये देखें कि ये एक इंटरकलेटेड डिस्क की तरह एक इसकी शेप बनी हुई है। इंटरकलेटेड डिस्क की आपको जो ब्रांचेस हैं इनकी यूनियन नज़र आ रही है आपस के अंदर, ये वाली जो यूनियन नज़र आ रही है तो इसको इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं। अब ये जो मसल फाइबर्स हैं ये जैसे आपको मसल फाइबर नज़र आ रहे हैं तो ये आगे इसकी डिफरेंट ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। ये जैसे ये फ्यूज़ हुए पड़े हैं तो ये फ्यूज़ टुगेदर होकर एक टफ स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको इंटरकलेटेड डिस्क कहा जाता है। अब ये इनके अंदर गैप जंक्शंस होते हैं जो कि एक सेंसिटियम की तरह काम करते हैं। सेंसिटियम का ये मीनिंग होता है कि ये एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करते हैं कि जब ये रिलैक्स या कंट्रैक्ट करेंगे तो सारा मसल मूव करेगा, इस तरह नहीं करेगा उस पोर्शन का कि एक फाइबर कर रहा हो या एक सेल मूव कर रहा हो तो सारे मूव करेंगे। अब ये सेंसिटियम एट्रा भी हैं और सेंसिटियम वेंट्रिकल्स भी हैं। अब इसके जो दो पोर्शन हैं जिसमें सेंसिटियम एट्रा है और सेंसिटियम वेंट्रिकल्स है, ये एट्रोवेंट्रिकुलर रिंग के ज़रिए आपस के अंदर जुड़े होते हैं।
अब ये एक माइक्रोस्कोपिक एनाटमी है हार्ट के मसल की। इसके अंदर जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं इंटरकलेटेड डिस्क मौजूद है, यहाँ जो है मसल आपस के अंदर एक दूसरे के अंदर साथ जुड़े होते हैं, और ये आपको इसके अंदर न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये इसके मसल के सेल्स हैं। यहाँ देखें ये डिफरेंट बैंड्स नज़र आ रहे हैं, आई बैंड, ए बैंड। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको नज़र आ रहा है, ये सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम इसके अंदर नज़र आ रहा है। अब ये मसल आपस में मिले हुए हैं, ये इस स्ट्रक्चर को ये इंटरकलेटेड डिस्क कहा जाता है। और यहाँ पे एक अलहदा से स्ट्रक्चर है जिसे डिस्मोसिस कहा गया है, ये इस जगह पे, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कुछ इस तरह का एक हार्ट के मसल का फाइबर होता है जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये आपस में मिले होते हैं और इनका यूनिट इस तरह बना होता है कि जब एक मूव करेगा तो सारा वो वाला पार्ट मूव करेगा, जैसे वो एट्रिया का हो या वेंट्रिकल का हो। इस तरह नहीं होगा कि सिंगल फाइबर सिर्फ मूव करे। पेसमेकर ये इस जगह पे मौजूद होता है, साइनो एट्रियल नोड जिसे कहते हैं, एसए नोड। ये पेसमेकर ये इम्पल्सेस प्रोड्यूस करता है हार्ट बीट के लिए। अब ये पेसमेकर सेल से बना होता है, इसलिए इसे ये पी सेल्स भी कहा जाता है। अब ये पेसमेकर ये ह्यूमन हार्ट के अंदर होता है और ये सिचुएटेड होता है, जो पोस्टीरियर वाल्व होती है एट्रिया की, वहाँ ये सिचुएटेड होता है। कंडक्टिव सिस्टम। अब ये जो पेसमेकर से जो इम्पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे ये एक पेसमेकर है तो यहाँ से आगे इम्पल्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उसमें जो जो ऑर्गन्स शामिल हैं, जो जो उनसे पार्ट्स शामिल हैं, तो वो एक कंडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। हार्ट के जो मसल्स हैं, हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, वहाँ पे ये इम्पल्सेस पहुँचाई जाती हैं और उनकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराई जाती है। अब ये जो मूवमेंट हो रही है, ये जैसे आपको यहाँ एसी नोड नज़र आ रहा है, तो ये जो एट्रिया है यहाँ तो डायरेक्टली चले जाते हैं ये, लेकिन जब ये आगे इसने वेंट्रिकल की तरफ जाना हो इम्पल्सिस ने, तो इस जगह पे एवी नोड होता है, वहाँ से गुजर के ये आगे जाते हैं। अब ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, येलो लाइंस नज़र आ रही हैं, तो ये इस वाले पोर्शन को एट्रोवेंट्रिकुलर बंडल कहते हैं। और फिर ये लेफ़्ट बंडल ब्रांच ऑफ हिज, और इस तरह फिर ये राइट बंडल ब्रांच ऑफ हिज होगी। और फिर ये आगे जाते हैं तो इस जगह के पोर्शन को ये वाला पोर्शन ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, वहाँ से ये गुजरते हैं। और ये आगे जो इसकी ब्रांचेस बनी हुई हैं उनको परकिंजी फाइबर कहा जाता है। अब इस तरह ये जो मूवमेंट है, ये जो एट्वेंटिकुलर नोड है वहाँ से ये निकलते हैं, एसए नोड के ज़रिए वेंट्रिकल में जाते हैं। एट्रिया की जो कंट्रैक्शन है वो तो ये डायरेक्टली करा देते हैं, लेकिन वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन के लिए इसको एसए नोड से होके गुजरना पड़ता है। आगे ये डिफरेंट इसके जो मैंने अभी आपको बताया, इंटरनोडल फाइबर्स, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड्स, बंडल ऑफ हिज, ब्रांचेस ऑफ हिज, परकिंजी फाइबर्स, तो ये वाली स्ट्रक्चर सारी इस जगह के ऊपर मौजूद है। अब ये जो इनर लेयर होती है, ये एंडोकार्डियम इसको कहा जाता है, जो हार्ट की बिल्कुल इनर लेयर होती है, ये वाली लेयर। तो ये थिन, स्मूथ और ग्लिसनिंग होती है, एंडोथेलियल सेल से बनी होती है, और ये लिंक करती है आगे हार्ट टू जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें। अब ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ये हार्ट का, ये वाला पोर्शन, तो इसे सेप्टम का कहते हैं। ये जो ये वाला सेप्टम है, ये राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के दरमियान होता है, तो इंटर एट्रियल सेप्टम इसको कहा जाता है। और ये वाला पोर्शन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होगा, ये दोनों वेंट्रिकल के दरमियान में होता है। अब इसके वाल्व्स होते हैं जो कि ब्लड को सप्लाई को दूसरे जो हार्ट के चैम्बर्स हैं वहाँ पहुँचाते हैं, हार्ट से ये ब्लड वेसल्स की तरफ लेके जाते हैं, ब्लड को फ्लो कराते हैं। अब ये जो हार्ट ब्लड को फ्लो कराएंगे ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, उसको वापस नहीं लेके आते, उसको एक ही तरफ मूव करते हैं। अब ये 4 वाल्व्स होते हैं जिसमें एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं, सेमील्यूनर वाल्व्स हैं। अब ये जो एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व्स होते हैं ये एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड को लेके आते हैं। और ये जो आपको थ्रेड से नज़र आ रहे हैं, ये
कॉर्डे टेंडेनी है जो पेपलरी मसल इस जगह पे होते हैं, जो कि कॉर्डे टेंडेनी को मूव करता है। और ये जो आपको वाल्व नज़र आ रहा है, ये पल्मोनरी वाल्व है, ये ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाता है। और ये जो वाल्व आपको नज़र आ रहा है, ये एओर्टिक वाल्व है, ये ब्लड को एओर्टा की तरफ लेके जाता है वेंट्रिकल से। ये देखें, ये कॉर्डे टेंडेनी है, पेपलरी मसल के साथ मिले होते हैं। ये इनकी जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो वाल्व को क्लोज कराएगी या ओपन करा देगी। ये देखें इस तरह। एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व, इनको मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है, बाइकस्पड वाल्व भी कहा जाता है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये मिट्रल वाल्व है, ये राइट एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है। अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाली लेयर, तो ये कस्प इनको कहते हैं। यहाँ क्योंकि दो होते हैं तो इसलिए इसे बाइकस्प भी कहा जाता है, जैसे बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे ये तीन होते हैं, ये लेफ्ट तीन होने की वजह से इसको ट्राइकस्पिड वाल्व भी कहा जाता है। ये तीन कस्प यहाँ होते हैं, इसलिए इसे ट्राइकस्प वाल्व कहा जाता है। अब ये जो एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं, ये आपस में एट्रोवेंट्रिकुलर रिंग के साथ जुड़े होते हैं। कॉर्डे टेंडेनी ये इनकी कंट्रैक्शन कराते हैं। अब ये आगे वेंट्रिकुलर की जो कंट्रैक्शन होती है, जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट करते हैं तो ये वाल्व क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड वापस एट्रिया में ना जाए। अब ये जो वाल्व आपको नज़र आ रहा है, ये पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व है। ये जो पल्मोनरी ब्लड वेसल होती है, वहाँ से ये ब्लड, हार्ट से ब्लड ये लंग की तरफ जाता है। और ये वाला जो वाल्व है ये एओर्टिक वाल्व है, एओर्टा की तरफ हार्ट से ब्लड जाता है। हार्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो 4 टाइप्स के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो ये हम बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं। क्रोनोट्रोपिक एक्शन। क्रोनोट्रोपिक एक्शन ये होता है जो फ्रिक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट होती है या हार्ट रेट, उसे ये क्रोनोट्रोपिक एक्शन कहते हैं। अब ये जो टैकीकार्डिया है, इस टर्म का ये मीनिंग है हार्ट की जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हार्ट की जो कंट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ब्रैडीकार्डिया के अंदर हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है। मीन के नॉर्मल से कम ब्रैडीकार्डिया में होगा और नॉर्मल से फास्ट ये हार्ट रेट टैकीकार्डिया के अंदर होगा। इनोट्रोपिक एक्शन, इसके अंदर जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है हार्ट की, वो उससे रिलेट ये मूवमेंट करती है। अब ये पॉजिटिव इनोट्रोपिक एक्शन होता है, उसके अंदर जो इसकी जो मूवमेंट है हार्ट की वो ज़्यादा हो जाती है, कंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। और नेगेटिव इनोट्रोपिक के अंदर जो हार्ट की जो कंट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। ड्रोमोट्रोपिक एक्शन, अब ये रिलेट करता है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स से, जो हमने एक कंडक्टिव सिस्टम्स के अंदर डिस्कस किया। तो उसके अंदर एक पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक है, इसके अंदर ये जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन है ये इंक्रीज़ कर जाती है, और नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक के अंदर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर जाती है। बैथमोट्रोपिक एक्शन, इसके अंदर ये रिलेट करता है एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डिक मसल को, कि वो कितना एक्साइटेड है। अगर इसकी एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर इसकी एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी तो वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट में ब्लड वेसल्स इसको डिस्कस करते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर कैपिलरीज शामिल हैं, आर्ट्रियोल्स शामिल हैं, आर्टरीज शामिल हैं, वेन्यूल्स शामिल हैं, वेन्स शामिल। ये सारी ये ब्लड वेसल्स की टाइप्स हैं। अब ये जो कैपिलरीज होती हैं ये सिंपल स्केमस एपिथेलियल सेल इससे मिलकर बनी होती हैं। ये जो आर्ट्रियोल्स होते हैं उनको वेन्यूल्स के साथ ये कनेक्ट कराती हैं। अब ये इसका जो प्राइमरी क्रिटिकल फंक्शन होता है वो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और इसी तरह वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गए या टिश्यू के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उसको एक्सचेंज कराना। आर्ट्रियोल्स ये स्मॉल आर्टरीज होती हैं जो ब्लड को
कैपिलरीज में डिलीवर करती हैं। आर्टरीज ये ट्यूनिक्स से मिलकर बनी होती हैं, जिनके अंदर ट्यूनिका एडवेंटिशिया है, ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका इंटीमा है, इनसे मिलकर ये बनी होती है। जैसे ये आपको नज़र आ रही हैं लेयर्स हैं डिफरेंट, ये आर्टरी है और ये आर्टरी ये मिलके बनी है, ये ट्यूनिका मीडिया से मिलके बनी है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया से मिलके बनी है, ट्यूनिका इंटीमा से मिलके बनी है। तो इस तरह की होती है। एक और इसमें अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो ल्यूमन होती है, जो कि वेन्स के अंदर नहीं होती, ये ट्यूनिका इंटीमा के इनसाइड पर होती है। अब ये इसको क्योंकि एक इस पे प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी वाल ज़्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू ये वेन्स के। इसके अंदर इलास्टिसिटी कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होती है, इसके अंदर डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है। अब ब्रांचेस जैसे डिफरेंट आर्टरीज एक ऑर्गन्स को, टिश्यू को ब्लड की सप्लाई कर रही होती हैं, तो ये ब्रांचेस को, इस नेटवर्क को एनास्टमोसिस कहा जाता है। वेन्यूल्स ये स्मॉल वेसल्स होती हैं जो कि कैपिलरीज को वेन के साथ कनेक्ट कराती हैं। अब ये कैपिलरीज से ब्लड लेती हैं और वेन्स में इंटर करा देती हैं। वेन्स, ये वेन एक आपको नज़र आ रही है, तो वेन्स इसकी भी लेयर्स हैं, जैसे ट्यूनिका इंटीमा है, ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया है। तो 3 इसकी मेन लेयर्स होती हैं। इसके अंदर वाल्व्स होते हैं क्योंकि प्रेशर इसके अंदर कम होता है। ये वाल्व्स जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, तो इस वाल्व की वजह से ब्लड वापस नहीं जाता, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। ये लेस इलास्टिक होती हैं, इसके अंदर स्मूथ मसल होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर ज़्यादा नहीं होता। अब ये जो वेन होती हैं ये ब्लड को वन डायरेक्शन के अंदर हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। अब इसकी साइज़ की बात की जाए, जो आर्टरीज हैं वो 25 मिलीमीटर टू 4 मिलीमीटर तक होती हैं, और फिर उसके बाद ये आगे जैसे आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो रही हैं तो वो 30 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन होता है, और आगे फर्दर जो कैपिलरीज होती हैं वो 5 माइक्रोन टू 8 माइक्रोन होती हैं। वेन्स ये वेन्यूल्स ये 20 माइक्रोन का साइज़ होता है, वेन्स का जो है वो 5 मिलीमीटर साइज़ होता है, और ये जो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा है ये तकरीबन 30 मिलीमीटर तक होते हैं। यहाँ पे साइज़ लिखा गया है डिफरेंट ब्लड वेसल्स का, जिसमें एओर्टा है, उसका डायमीटर है, थिकनेस है, इलास्टिक टिश्यू उसमें है, कम है, ज़्यादा है। तो इस तरह ये डिफरेंट डायमीटर, थिकनेस और इलास्टिसिटी की बात की गई है यहाँ पे। अब ये जो एओर्टा है इसका डायमीटर 25 मिलीमीटर होता है, इसकी जो थिकनेस होती है वाल्व की 2 मिलीमीटर होती है, इलास्टिक टिश्यू इसमें ज़्यादा होता है, स्मूथ मसल फाइबर कम होते हैं, फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा होता है। आर्टरी 4 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है, 1 मिलीमीटर थिकनेस होती है, इलास्टिक टिश्यू ज़्यादा होता है इसमें, स्मूथ मसल फाइबर भी ज़्यादा होता है, और फाइब्रस टिश्यू इसमें मॉडरेट होता है। आर्ट्रियोल इसका डायमीटर 30 माइक्रोन होता है, इसकी जो थिकनेस होती है वाल्व की वो 6 माइक्रोन होती है, इलास्टिक टिश्यू इसमें मॉडरेट होता है, स्मूथ मसल फाइबर इसके अंदर, आर्ट्रियोल के अंदर स्मूथ मसल फाइबर ज़्यादा होगा, और फाइब्रस टिश्यू के अंदर आर्ट्रियोल में फाइब्रस टिश्यू मॉडरेट होगा। टर्मिनल आर्ट्रियोल इसका 10 माइक्रोन होगा, जो कि आगे टर्मिनल आर्ट्रियोल कैपिलरीज से मिले होते हैं, इसका डायमीटर कम होता है। 2 माइक्रोन इसकी वाल्व की थिकनेस होगी, इलास्टिक नेचर इसकी कम होगी, स्मूथ मसल इसमें ज़्यादा होंगे, और फाइब्रस टिश्यू इसके अंदर मॉडरेट होंगे। कैपिलरी का डायमीटर 8 माइक्रोन होता है, तकरीबन 0.5 माइक्रोन इसकी थिकनेस होती है, इसके अंदर इलास्टिक टिश्यू नहीं होते, स्मूथ मसल फाइबर्स भी नहीं होते, और फाइब्रस टिश्यू इसके अंदर मॉडरेट होता है। वेन्यूल इसका जो डायमीटर है वो 20 माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोन इसकी जो वाल की थिकनेस होती है, इलास्टिक टिश्यू स्मूथ मसल इसके अंदर नहीं होते, और फाइब्रस टिश्यू इसके अंदर कम होते हैं। वेन्स इसका डायमीटर 5 मिलीमीटर होता है, 0.5 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है, इलास्टिक टिश्यू इसमें कम होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं, और फाइब्रस टिश्यू इसके अंदर मॉडरेट होता है। इसी तरह जो वेना केवा है इनके अंदर जो डायमीटर है वो 30 मिलीमीटर होता है, और इसकी जो थिकनेस है 1.5 मिलीमीटर होती है, इलास्टिक टिश्यू इसमें कम होते हैं, स्मूथ मसल इसके अंदर
ज़्यादा होते हैं, फाइब्रस टिश्यू भी इसके अंदर ज़्यादा होता है। कॉम्प्लिकेशंस इन वेसल्स, अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ब्लड वेसल्स के अंदर होती हैं जो कि आगे बॉडी के ऊपर उनका इफ़ेक्ट होता है। जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोसिस ये एओर्टा आर्टरीज इनकी डिजीज़ है। इसके अंदर ये जो लिपिड है इसकी अकोमोलेशन हो जाती है, फैट्स की अकोमोलेशन होती है जो कि आर्टरी को आर्टरी की ब्लॉकेज का सबब बनती है या फिर जो ब्लड फ्लो होगा उसको रिड्यूस कर देती है। अब इसी तरह जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है इसके अंदर जो ब्लड वेसल होती हैं वो थिक हो जाती हैं और हार्ड हो जाती हैं, जैसा कि बाज़ ओल्ड एज में हो जाता है। आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस के अंदर जो आर्ट्रियोल्स होते हैं उनमें अंदर थिकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से ये हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह जो है ये आर्ट्रियोल्स पे इफ़ेक्ट करते हैं। अब जैसे ये यहाँ हाइपरटेंशन आर्ट्रियोल्स की डिजीज़ का लिखा गया। कैपिलरीज की अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे वहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, तो उसकी जैसे वो प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होगी, तो जैसे यहाँ शॉक की बात की गई है। ब्लड वेसल्स तो उनमें से जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, पर्सन हाइपोटेंशन में चला जाएगा और शॉक हो जाएगा। एडिमा, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर अगर फ्लूइड ज़्यादा आ जाए, इंटरस्टिशियल स्पेसिस जो सेल के अंदर स्पेसिस होती हैं उनमें अगर फ्लूइड ज़्यादा आ जाए तो ऐसी कंडीशन को एडिमा कहते हैं। तो एडिमा हो जाएगा तो उसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। वेन्स जो इसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं उनमें थ्रोम्बोसिस है, एम्बोलिज्म है। थ्रोम्बोसिस ये कहते हैं कि ब्लड का वेन्स के अंदर क्लॉट हो जाना और फिर वो उसमें से कुछ क्लॉट वहाँ से निकल के कहीं और आर्टरी या किसी और ऑर्गन्स में जाके ट्रैप हो जाना, तो उसको एम्बोलिज्म कहते हैं। अब ये जैसे आपको एक ब्लड वेसल नज़र आ रही है, अब यहाँ ये लिपिड एक्युमुलेशन इंक्रीज़ हो रही है जिसकी वजह से ये नैरो हो रही है और ब्लड फ्लो जो है ये कम हो रहा है यहाँ पे। अब ये आपको नज़र आ रही है, ये एक नॉर्मल एक ब्लड वेसल है। अब ये इसकी स्टिफनेस होगी या हार्ड होगी है इसकी लेयर, और यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर ये लिपिड एक्युमुलेशन हो रहा है। ये शॉक को इंडिकेट कर रहा है, हाइपोवोलेमिक शॉक को, कि इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर ब्लड चला गया। इंटरस्टिशियल जो स्पेसिस हैं उनमें ब्लड से फ्लूइड चला गया है और ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसका लेवल कम हो गया। अब ये देखें कि ये आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है ये दोनों लेग्स के अंदर। ये लेग्स जो है ये स्वेल नज़र आ रही है, ये नॉर्मल लेग है, तो इस तरह की एडिमा के अंदर कंडीशन हो जाती है।